हेलो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। आइए, आज हम क्लास लेकर आए हैं आपके समक्ष छंद की। छंद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 2 क्लास पहले भी छंद की आई हुई हैं, आज ये तीसरी क्लास है। आप इस सभी को साथ साथ आंसर देना है, क्वेश्चन पढ़ना है, साथ साथ सभी को आंसर देना है। ये सभी छंद मैं अपनी पेड क्लासेज में करवा चुकी हूँ। सभी छंद की अच्छी सी विशेषताएं, किसमें कौन सा गण होता है, किसके अंत में गुरु लघु नहीं होता है, किसके अंत में लघु गुरु पाया जाता है, किसके आरंभ में गुरु लघु आता है। ये सभी विशेषताएं मैं छंद की, जितनी विशेषताएं बनती हैं छंद की, मैं हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी विशेषता आपको करवा चुकी हूँ। तो जल्दी जल्दी सभी आंसर देते चलेंगे मेरे साथ साथ। ऐसा नहीं कि केवल परीक्षा में इतना ही क्वेश्चन आता है कि छंद पंक्तियां दे दी और उसमें से छंद का नाम पूछ लिया। छंद से संबंधित और भी अन्य क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कौन सा कवि का कौन सा छंद प्रिय है ना, छंद से संबंधित परिभाषा किसने दी है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, सभी मेरे साथ साथ आंसर देते रहें। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है। एक तरफ विचारक दिए गए हैं, विचार दिए गए हैं और दूसरी तरफ विचारक दिए गए हैं। इनको सुमेलित करके सभी को आंसर देना है। मैं 1 मिनट का समय दे रही हूँ सभी को। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगी, क्योंकि ये छंद हैं और ये छंदों में हमें कभी वर्ण गिनने पड़ेंगे, कभी मात्राएं गिननी पड़ेंगी, कभी गण लगाकर देखने पड़ेंगे, कभी कुछ अन्य विशेषता लगाकर देखनी पड़ेगी, ताकि हमें जल्दी से छंद पकड़ में आ जाए कि ये छंद होगा। तो मैं 1 मिनट का समय आप सभी को एक क्वेश्चन के साथ दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी कि सभी को आंसर देना है। बताइए जल्दी से सुमेलित करके। स्क्रीन शायद क्लियर दिखाई दे ही रही होगी, लेकिन फिर नहीं दिखाई दे रही तो मैं बोल देती हूँ। पहला विचार है, छंद कविता का अलंकार है, मूल तत्व नहीं। दूसरा विचार है, कविता का अनिवार्य माध्यम छंद नहीं है। तीसरा, छंदोबद्ध रचना का नाम कविता है। और चौथा है, छंद कविता का गुण है, अनिवार्य तत्व नहीं। इसके विचारक कौन कौन है, इनको सुमेलित करके जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है, छंद कविता का अलंकार है, मूल तत्व नहीं। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? सिडनी का कथन है, बहुत फेमस कथन है। किसका कथन है दोस्तों? ये सिडनी का कथन है। थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, साइज थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं पेंसिल की ना, क्लियर दिखाई दे जाएगा। सही है, छंद कविता का अलंकार है, मूल तत्व नहीं। ये किसका कथन है? सिडनी का। अगला कहा, कविता का अनिवार्य माध्यम छंद नहीं है। कविता का अनिवार्य माध्यम छंद नहीं है, ये किसने कहा दोस्तों? ये कहा अरस्तु ने। ये किसका कथन है? कौन से में? अरस्तु का। तो ये अरस्तु का कथन है। उसके बाद कहा, छंदोबद्ध रचना का नाम कविता है। छंदोबद्ध रचना का नाम कविता है, ये किसने कहा था? जॉनसन ने कहा। फिर कहा, छंद कविता का गुण है, अनिवार्य तत्व नहीं। ये किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने कहा। अब देखिए आंसर, एक में द हो जाएगा, एक में द, ठीक है। उसके बाद 2 के अंदर से, 2 के अंदर से यहाँ पे है। उसके बाद कहा 3, 3 के अंदर क्या आ जाएगा हमारा? 3 के अंदर आ जाएगा ब, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। पुनः देख लीजिएगा, छंद कविता का अलंकार है, मूल तत्व नहीं। ये किसके द्वारा कहा गया था? सिडनी के द्वारा। कविता का अनिवार्य माध्यम छंद नहीं है, किसने कहा? अरस्तु ने। छंदोबद्ध रचना का नाम कविता है, किसने कहा था? जॉनसन ने। और छंद कविता का गुण है, अनिवार्य तत्व नहीं, किसने कहा? वर्ड्सवर्थ ने। तो ये छंद से संबंधित परिभाषा दी गई थी पाश्चात्य विचारकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निराला का प्रिय छंद है।
निराला का प्रिय छंद है। दोहा, कवित, सवैया, रोला। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि छंद के पोर्शन में ही ये पूछा जाए या छंद के क्वेश्चन में ही पूछा जाए। हो सकता है कि निराला की विशेषताएं जहाँ पूछ रहा है वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निराला के काव्य की कौन सी विशेषता है या कौन सी नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए, निराला का प्रिय छंद कौन सा है। आप सभी जानते हैं आंसर हो जाएगा क्या, कवित। निराला का प्रिय छंद कौन सा है, कवित छंद है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सुमेलित कीजिए। फिर से हमें सुमेलित करना है। एक तरफ छंद दिए गए हैं और एक तरफ प्रयोक्ता दिए गए हैं, यानी कौन से राइटर ने किस छंद का प्रयोग अधिक किया है या कौन सा किसका प्रिय छंद है। और नीचे हमारे पास कुट दिया हुआ है, कुटे को सुमेलित करके हमें आंसर देना है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में या फिर मैं ये कहूँ कि पीजीटी में, टीजीटी में इसी प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जाने लगा है। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि लाइनें दे दी और उसमें से छंद निकलवा लिया। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बराबर पूछे जा रहे हैं, तो हमें इसी प्रकार का अभ्यास करना है। आसान क्वेश्चन भी रहेंगे क्लास में और कठिन क्वेश्चन भी रहेंगे। और प्रतिदिन यह क्लास अब आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। रोजाना प्रैक्टिस हमारी अब शुरू होगी। अभी छंद का टॉपिक चल रहा है, फिर अलंकार का टॉपिक होगा। इस प्रकार से रोजाना क्लास हमारी होगी, तो आप ही साथ साथ जुड़ें और अपने दोस्तों को भी अवश्य ये कहीं सूचना दें। जल्दी से बताइए, सुमेलित कर लिया होगा कौन किसका प्रिय छंद है। देख लेते हैं हम एक बार ना। सबसे पहले हमारे पास आया दोस्तों क्या, रोला छंद। रोला छंद किसका प्रिय छंद है, सुमित्रा नंदन पंत का प्रिय छंद क्या है, रोला छंद है। उसके बाद आया छप्पय छंद। छप्पय छंद किसका प्रिय छंद है, चंद बरदाई का। एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चंद बरदाई का प्रिय छंद कौन सा है, छप्पय छंद है। उसके बाद है सखी छंद। सखी छंद किसका प्रिय छंद है, जयशंकर प्रसाद का प्रिय छंद है। और हरि गीतिका किसका है, मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद है। बार बार पूछे जाते हैं, बस कभी मिलान करने के लिए दे देता है, कभी विशेषताओं में, कभी की जो काव्य की विशेषताएं हैं वहाँ पूछ लेता है, कभी ये कहें लेखक के साथ हमें पूछ लेता है, कवि के साथ देकर पूछ लेता है। लेकिन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। हाँ, साथ कहना चाहूँगी, अगर क्वेश्चन वास्तव में तुम्हें अच्छे लग रहे हैं और पूरी क्लास को देखना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारे लिए ये मोटिवेशन का काम होता है कि अगर आप लाइक करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करो, ताकि परीक्षा में क्वेश्चन आए तो ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन तो हमारा पढ़ा हुआ ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, देख लेते हैं। एक के अंदर बै, एक में बै किस में है, दो में, तीन में और चार में। फिर देखो दो के अंदर दै, दो में दै किस में है, दोनों में है, तीन में भी और चार ऑप्शन में भी। फिर देखो उसके बाद में तीन के अंदर है, तीन के अंदर है, किसके अंदर है, तीन में। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि विषम चरण तेरह कला आदि जगण नहीं देत। विषम चरण तेरह कला आदि जगण नहीं देत, 11 मात्रा सम चरण गुरु व अंत में एक, किस छंद का लक्षण है। ये किस छंद की परिभाषा है, जल्दी से बता दीजिएगा किस छंद का लक्षण है। विषम चरण 13 कला आदि जगण नहीं देत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। दोहा, सोठा, सवैया या कवित। जल्दी जल्दी आंसर बता दें सभी। आंसर सभी जानते हैं दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, दोहा। दोहा देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा दोस्तों। कहता है विषम चरण 13 कला, इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। आदि जगण नहीं देते, आदि जगण नहीं देते। विषम चरण मानी एक और तीन में 13 मात्राएं होती हैं। आदि जगण नहीं देते, इसके आदि मानी आरंभ में जगण नहीं पाया जाता है। 11 मात्रा समचरणों में 11 मात्रा होती हैं और गुरु व अंत में एक है। और क्या होता है इसमें, गुरु व अंत में एक का प्रावधान पाया जाता है। क्या कहलाता है, दोहा कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है, किसके विषम चरणों में 12 तथा सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं? किसके विषम चरणों में 12 तथा सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। दोहा, सोरठा, बैरवे, रोला। जल्दी जल्दी आंसर देते चलें आप लोग। सभी जानते हो आंसर क्या हो जाएगा? 3 भैरव छंद। भैरव छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, युग युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, मानव के मोह हाथ हृदय में किए हुए घर। पंक्तियों में कौन सा छंद है? जल्दी से बता दें सभी, कौन सा छंद है? दोहा है, रोला है, दोहा है, धनाक्षरी है या चौपाई है? युग युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर। बहुत अच्छे से आपको एक एक नियम आपको करवा रखा है कि किस प्रकार से हम मात्राएं गिनते हैं और किस प्रकार से हम वर्ण गिनते हैं। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? रोला। कौन सा आंसर हो जाएगा? रोला। ये कौन सा छंद है? रोला छंद है। अगला क्वेश्चन है, कुंडलियां छंद की विशेषता नहीं है। कुंडलियां छंद की कौन सी विशेषता नहीं है? ये ऑप्शन आपके पास हैं। थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ क्योंकि एक ऑप्शन इसका थोड़ा बड़ा जा रहा है। चलिए अभी बताइए, कुंडलियां छंद की विशेषता नहीं है। कुंडलियां छंद की कौन सी विशेषता नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है कि इसके प्रथम 2 चरण दोहा के, शेष 4 चरण रोला के होते हैं। दूसरा है, दोहा का चतुर्थ चरण रोला का प्रथम चरण होता है। तीसरी है, दोहा का प्रथम शब्द रोला का अंतिम चरण होता है। और चौथी विशेषता दिया गया, इसका आरंभ जिस शब्द से किया जाता है उसी शब्द से कभी भी अंत नहीं किया जाता है। फटाफट आंसर दें। जिसने अच्छे से ये पढ़ा हुआ है कुंडलियां छंद, एक विशेषता से ही पकड़ जाएगा आराम से। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। केवल मात्र एक विशेषता पे मैंने आपको कुंडलियां पहचानना बता दिया था। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 4 हो जाएगा। इसका आरंभ जिस शब्द से होता, अंत भी उसी शब्द से पाया जाता है। लेकिन उसने कहा कि कभी भी अंत उस शब्द से नहीं होता, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि कुंडलिया छंद जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर इसका अंत पाया जाता है, उसी शब्द पर यह समाप्त होता है। यानी आरंभ जिससे होगा अंत भी उसी शब्द से होगा। अगला क्वेश्चन है, सवैया है। सवैया है, ऑप्शन दिए गए 20 से 26 वर्णों के वृत्त, 22 से 26 वर्णों के वृत्त, 24 से 28 वर्णों के वृत्त और 25 से 31 वर्णों के वृत्त। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सवैया छंद। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, 22 से 26 वर्णों के वृत्त। ये यूजीसी नेट में भी बराबर आते हैं और केबीएससी की परीक्षा अगर आप दे रहे हो, एचपीएससी दे रहे हो या फिर अन्य कोई असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित अगर आप पेपर दे रहे हैं, अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, तो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। छंद का टॉपिक जहाँ भी लगा है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी को प्रैक्टिस करके देखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खुल गए छंद के बंद चर्चित पंक्ति के प्रयोक्ता कौन है? बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, खुल गए छंद के बंद चर्चित पंक्ति के प्रयोक्ता कौन है? ऑप्शन है निराला, पंत, प्रसाद, याज्ञ। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। ये सीधा सा है, जिसको याद है आंसर निकल जाएगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भी पंत। निराला की गलती मत कर देना कि मुक्तक छंद के प्रवर्तक निराला हैं तो खुल गए छंद के बंद भी निराला ने कहा होगा। नहीं, किसकी पंक्तियां हैं ये? पंत की, सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियां हैं।
अगला क्वेश्चन है, हरि गीतिका छंद के बारे में असंगत कथन पहचानिए। हरि गीतिका छंद के बारे में असंगत कथन पहचानिए। सारी विशेषताएं बहुत अच्छे से आपको लिखवा रखी हैं। पहला ऑप्शन, यह एक मात्रिक समछंद है। दूसरा, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तीसरा है, 12 और 16 मात्राओं पर यति विराम का प्रावधान होता है। और चौथा है, अंत में पहले लघु तथा बाद में गुरु वर्ण आता है। जल्दी जल्दी आंसर निर्धारित करें सभी, जल्दी जल्दी आंसर निर्धारित करें। हरि गीतिका छंद के बारे में असंगत कथन को पहचानना है आपको। देखो आंसर देखिएगा, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। यह एक मात्रिक समछंद है, बिल्कुल सही। ये क्या है, एक मात्रिक समछंद है। मात्रिक समछंद वह छंद होता है जिसके चारों चरणों में मात्राएं समान होती हैं, वह मात्रिक समछंद कहलाता है। मात्रिक अर्ध समछंद ऐसे छंद जिनके 2 चरणों में मात्राएं समान होती हैं। मात्रिक अर्ध समछंद और मात्रिक विषम छंद जिसके किसी भी चरण में मात्राएं समान या जिसके सभी चरणों में मात्राएं समान नहीं होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, मात्रिक विषम छंद कहलाते हैं। तो हरि गीतिका कैसी है, मात्रिक समछंद है। उसके बाद कहा प्रत्येक चरण, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, इसीलिए तो ये क्या है, प्रत्येक चरण मतलब 4 चरण। और चारों चरणों में मात्राएं क्या होती, सामान्यतया जो छंद होते हैं उसमें 4 ही चरण पाए जाते हैं। कुछ छंद में ये चरण छोटे होने के कारण इन्हें 2 लाइनों में ही लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें 4 चरण नहीं है, है ना। बाकी कुछ 6 चरणों के होते हैं तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन सामान्यतया 4 चरणों के ही पाए जाते हैं। जहाँ 2 छंद मिल जाते हैं वो 6 चरणों के भी चले जाते हैं, लेकिन सामान्यतः 4 चरणों के पाए जाते हैं। अगर प्रत्येक चरण में मात्राएं बराबर होती हैं तो फिर वो समछंद कहलाता है। इसी तरह से हरि गीतिका क्या है, एक समछंद है। फिर कहा 12 और 16 मात्राओं पर यति। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। हरि गीतिका में 16 और 12 पर यति पाई जाती है। 16 और 12 पर यति पाई जाती है। यति का अर्थ है विराम, हल्का सा विराम। तो ये जो विराम है ना, ये पहले 16 मात्राओं पे और फिर 12 मात्राओं पे होता है। 12-16 पर नहीं होता है, 16-12 पर पाया जाता है। अगर ये गीतिका होती, एक मिनट दोस्तों, अगर ये गीतिका होती तो हम देख लेते कि अगर ये गीतिका है, ये था हमारा, अगर ये गीतिका होती तो गीतिका के अंदर क्या हो जाता, 14 और 12 पर यति हो जाती। हरि गीतिका है तो किस पर, 16 और 12 पर यति है। याद करने का तरीका भी बताया था आप लोगों को। देखो ये क्या है, गीतिका, और ये क्या है, हरि। तो इसमें दो वर्ण ज़्यादा बढ़ गए ना, 2 मात्राएं ज़्यादा बढ़ गई। तो गीतिका में जब 2 मात्राएं बढ़ा दोगे तो हरि गीतिका बन जाएगी। यानी गीतिका में 14 हैं और 2 और बढ़ा दी तो 16 हो गई। पहले चरण में पहले ही बढ़ रही है ना, बाद वाले में तो नहीं बढ़ रही। किस में बढ़ रही है, पहले वाले में ही तो बढ़ रही है। तो पहले वाले में 2 मात्राएं बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएंगी, हरि गीतिका हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अंत में यानी गीतिका छंद के अंत में, चरण के अंत में पहले लघु तथा बाद में गुरु पाया जाता है। पहले लघु तथा बाद में गुरु पाया जाता है। तो इस चीज को भी कैसे याद रखें, मैंने तरीका बताया था आपको याद करने का कि देखो पहले लघु, ये तय के अंदर छोटी की मात्रा है तो यहाँ लघु आ रहा है, का के अंदर आका आ रहा है तो यहाँ गुरु आ रहा है, अंत में आ रहा है ना। यानी हरि गीतिका के छंद के चरण के अंत में लघु गुरु पाया जाता है, लघु गुरु वर्ण आते हैं। तो बस इसकी विशेषता से ही याद रख लो, इसमें गीतिका शब्द आया तो लघु और गुरु आ गया। फिर कहोगे मैम हरि गीतिका में भी यही है और गीतिका में भी, तो बिल्कुल सही है। गीतिका के अंदर भी क्या पाया जाता है, अंत में लघु गुरु का प्रावधान पाया जाता है और हरि गीतिका में भी लघु गुरु का पाया जाता है। तो इस तरह से ये आपको एक एक, इसको आप लॉजिक कह सकते हो, ट्रिक कह सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इससे ना चीज़ें हमें स्थायी याद हो जाती हैं। और मेरा एक स्वभाव है कि जब किसी भी चीज़ को जब हमारे विचारों से जोड़ दिया जाता है,
हमारी भावनाओं से जोड़ दिया जाता है ना, तो वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहता है और किसी भी पेपर को हम आराम से फाइट कर जाते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम आराम से निकाल जाते हैं, क्योंकि ये ट्रिक जो होती है ना, ये जो लॉजिक होते हैं, ये हमारी भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए हमें लंबे समय तक याद होते हैं। और पूरा साहित्य भी, हिंदी साहित्य भी पूरा इसी प्रकार के लॉजिक से आपको करवाया जाता है, ताकि कोई भी पेपर हमें, कोई भी ये कहीं परीक्षा पास करने में हमें आसानी मिल जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, बसंत तिलका छंद में गणों का सही क्रम क्या है? बसंत तिलका जो छंद है, इसमें गणों का सही क्रम क्या है? जल्दी से बता दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको, स्क्रीन को छोटा कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आराम से दिखाई दे जाए। जल्दी जल्दी बताइए, बसंत तिलका छंद में गणों का सही क्रम क्या होगा? गणों का सही क्रम क्या होगा? देखो, मैंने आपको बताया था, जब ये बसंत तिलका छंद करवाया तब मैंने आपको बताया था कि, क्या बताया था? जल्दी से बताइए, याद आया? तब जब तब कब जब बसंत आया, बसंत आया तब जज भी बोलने लगा। एक ट्रिक बताई थी, बसंत आया तब जज भी, तब क्या, बसंत आया तब जज भी बोलने लगा। ये एक लॉजिक बताया था, बसंत आया तब जज भी बोलने लगा, यानी तगण, भगण, जगण, और जगण का क्रम पाया जाता है किसमें? बसंत तिलका में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक। आंसर हो जाएगा एक। याद रखिएगा, बसंत, जब बसंत आता है तब जज भी बोलने लगता है, यानी बसंत तिलका में तब तगण, भगण, जगण और जगण का प्रावधान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, शिखरिणी छंद में गणों का सही क्रम क्या पाया जाता है? शिखरिणी छंद में गणों का सही क्रम, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। याद आया? शिखरिणी, शिखर पर चढ़ जाता है, और शिखर पर चढ़कर क्या कहता है कि यमन सब लागे शिखरिणी। क्या कहता है? यमन सब लागे शिखरिणी। यमन जब शिखर पर चढ़ जाता है तो सब कुछ यमन मानी सुंदर दिखने लगता है। बस हमें याद करना है लॉजिक से, बाकी कुछ भी मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि शाब्दिक ही अर्थ बिल्कुल सही हो। यहाँ पे ना यमन, यमन को हमने चमन से जोड़ रखा है, तो चमन बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, हमने यमन ही बना दिया इसका। कि कहता है कि यमन सब लागे शिखरिणी, शिखर पर चढ़कर यमन मानी ये मैंने, यमन सब लागे सब, तो क्या हो गया? यगण हो गया, मगन हो गया, नगण हो गया, सगण हो गया और भगण हो गया। तो यमन सब लागे शिखरिणी, शिखर पर चढ़कर सब कुछ यमन ही यमन लगता है, मानी यमन लगता है सब। यमन सब लागे शिखरिणी, तो यगण हो जाएगा, मगन हो जाएगा, नगण, सगण और भगण। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छप्पा किन 2 छंदों के योग से बनता है? जल्दी से आंसर बताइए, छप्पा किन 2 छंदों के योग से बनता है? सभी जानते हो आप। छप्पा किन 2 छंदों के अंत से बनता है? किन 2 छंदों के योग से बनता है? तो जल्दी से बता दीजिएगा कि छप्पा जो है वो किन 2, और ये बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आसान है, जिसने पढ़ा उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन पूछा भी बहुत बार परीक्षाओं में गया है। जानते हो छप्पा किससे बनता है? रोला प्लस उलाला से। रोला और दोहा कहेंगे तो क्या बन जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट करके आंसर दीजिए। रोला और दोहा, है ना, रोला और दोहा के मेल से क्या बनता है? और
रोला और उलाला के मेल से क्या बनता है? जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा। जानते हो रोला और उलाला से छप्पा बन गया है ना। उलाला, उलाला में डबल लय आ रहा है ना, आधा लय और पूरा लय, और छप्पे में भी क्या आ रहा है? आधा पै और पूरा पै, तो इसी से जोड़ दीजिएगा बस। रोला तो दोनों में कॉमन है आप जानते हो, लेकिन उलाला का छप्पे में उलाला आता है या फिर दोहा आता है, ये हमें देखना होता है। तो छप्पे में क्या आता है? छप्पे में डबल पै आधा है तो डबल लय आधा वाला आ जाएगा, यानी कि रोला व उलाला आ जाएगा। ये अच्छे से आपको बता रखा है। अगला क्वेश्चन है, मंदाक्रांता छंद में गणों का सही क्रम क्या है? जल्दी से बता दो, मंदाक्रांता छंद में गणों का सही क्रम क्या है? याद आया? मंदा मंदा, मंदा मतलब मभन तत्, मभन तत् मंदा मंदा, मभन तत् मंदा मंदा, यानी मैं भय ने तत् मंदा मंदा, मैं भय ने तत् मंदा मंदा। एक लिखवाया था ना एक ही लाइन आपको कि मभन तत् मंदा मंदा, यानी मगन है, भगण है, नगण है। तो किसके अंदर है? मगण, मगण, भगण, नगण और तगण। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 3। कौन सा आंसर हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। ठीक कर लीजिएगा इसको थोड़ा सा। आंसर हो जाएगा हमारा 3, मभन तत् मंदा मंदा। तो मगण, भगण, नगण, तगण, तगण। ठीक है। मंदाक्रांता, मंदाक्रांता छंद जो है इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 17 वर्ण पाए जाते हैं। और मंदाक्रांता किसका प्रसिद्ध छंद है? तो ये भी खैर हो सकता है पूछ भी लिया जाए, लेकिन हिंदी वालों से तो शायद नहीं पूछा जाएगा, फिर भी पूछ लिया जाए तो मंदाक्रांता जो छंद है ये महाकवि कालिदास और भवभूति, मंदाक्रांता छंद महाकवि भवभूति जिसने करुण छंद जो था वो जिसने करुण रस को का प्रावधान रखा था भवभूति जी ने। तो कालिदास और भवभूति ये दोनों कवियों का मंदाक्रांता प्रसिद्ध छंद माना जाता है, प्रिय छंद माना जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। पंक्तियों में कौन सा छंद है दोस्तों? ये भी बताएं कौन सा छंद है, और साथ साथ ये भी बताएं यदि आप हिंदी साहित्य के प्रिय हैं, यदि आपको हिंदी साहित्य प्रिय है, दोनों ही बातें, आप भी हिंदी साहित्य को प्रिय होंगे और हिंदी साहित्य भी आपको तभी बात बनेगी। हिंदी साहित्य यदि आपका प्रिय विषय है, बहुत प्रेम करते हो, तो मुझे जल्दी से ये बता दीजिएगा ये पंक्तियाँ कौन सी रचना से ली गई हैं, या इन पंक्तियों से किस रचना का आरंभ हुआ है। ये भी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। ये तो बताना है इसमें छंद कौन सा है, लेकिन ये भी बताना है कि इन पंक्तियों से कौन सी रचना आरंभ होती है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दें। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। सभी जानते हो आंसर क्या हो जाएगा? आ गया होगा सभी का आंसर, हो गया द्रुत विलंबित। कौन सा छंद है इसमें? द्रुत विलंबित। आप जानते हो द्रुत विलंबित 12 वर्णों का छंद होता है, और इसमें नभ भरा, नभ नभ भर कह दो चाहे नभ भरा कह दो, एक ही बात है। नगण, भगण, भगण और रगण का क्रम पाया जाता है। तो ये कौन सा हो गया? 12। देखो, दिवस 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने वर्ण आ रहे हैं? 12 वर्ण आ रहे हैं। और 12 वर्णों का क्या है? ये आपका द्रुत विलंबित है।
ट्रिक भी आपको एक लॉजिक बहुत अच्छा सा बताया था ना याद करने के लिए, यहाँ नहीं दोहराऊंगी, क्लास में सभी को बताया था, याद आ गया होगा। द्रुत विलंबित, कि द्रुत माने जल्दी से उठा लो, विलंब मत करो, है ना। तो ये एक लॉजिक लगाकर आपको बताया था। यहाँ इसलिए नहीं बता रही कि लॉजिक थोड़ा सा ये कहें कि शायद किसी को बुरा लग सकता है, एक ऐसा लॉजिक है, लेकिन हमारी भावनाओं से जुड़ गया, जिसने पढ़ा है उसे जिंदगी भर द्रुत विलंबित छंद की विशेषता याद रहेगी। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, सखी नील नभ सर से उतरा ये हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिसको चरता चरता। दो क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। क्वेश्चन तो है पंक्ति में छंद बताओ कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है, और साथ साथ आपको इसमें अलंकार भी बता देना है। मैंने अलंकार यहाँ लिखा गया था, तो कोई नहीं, अलंकार भी बता दो, जल्दी से बता दो, कमेंट करके अलंकार आप बताएंगे, और इसमें छंद कौन सा है ये निर्धारित करके बताएंगे। जल्दी से आंसर दें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सुंदरी सवैया। ये सवैया के भी 12 प्रकार होते हैं, आप जानते हो, तो उसमें से ये कौन सा है, सुंदरी सवैया है। अगला क्वेश्चन है, प्रिय आनंद छंद तुम मेरे, आत्मा के स्वर। पंक्ति के रचयिता कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बता दे। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे, आत्मा की स्वर, पंक्ति के रचयिता कौन है। पंत, निराला, प्रसाद या महादेवी वर्मा। जल्दी जल्दी आंसर दें, कौन है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा पंत, सुमित्रा नंदन पंत। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे, आत्मा के स्वर, किसने कहा, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत ने। अगला क्वेश्चन है, कुंडलियां छंद किन छंदों के योग से बनता है। अभी छप्पा आया था हमारे पास, अब क्या आ गया है, कुंडलियां। कुंडलियां छंद किन छंदों के योग से बनता है, जल्दी जल्दी सभी आंसर दें। आसान सा क्वेश्चन है, सभी जानते ही हो। आंसर हो जाएगा दोहा और रोला। दोहा और रोला के योग से क्या बनता है, कुंडलिया छंद बनता है। दोहा व रोला के, और दोहा है ना, रोला और उलाला आ जाए तो क्या बनता है, अभी देखकर हम आए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे। पहला ऑप्शन है, छंद अपने भीतर निहित राग को स्पंदित तथा कंपित करके उसे वेगवान बनाता है। दूसरा, छंद निर्जीव शब्दों में भी प्राण फूंक देता है और कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है। तीसरा है, छंद से कविता में संगीतात्मकता, मधुरता की वृद्धि हो जाती है। चौथा है, छंद से भावाभिव्यक्ति को नहीं बल्कि शब्दों को गति मिलती है। जल्दी जल्दी बताइए आंसर, कौन सा संगत नहीं है या कौन सा सही नहीं है, ये आपको आंसर देना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4। छंद से भावाभिव्यक्ति को नहीं बल्कि शब्दों को गति मिलती है, यही गलत है। छंद से भावों को गति मिलती है, तो आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, असंगत युग्म पहचानिए। असंगत युग्म पहचानिए कि एक तरफ गण दिया गया है और उसके सामने उस गण से बना हुआ शब्द दिया गया है, कौन सा सही नहीं है उसको पहचान कर आपको आंसर देना है। 1 मिनट का समय है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई, कि वास्तव में यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो फिर इसे लाइक करना ना भूलें दोस्तों। लाइक भी करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। ऐसा नहीं है कि मैं ये क्यों बोलती हूँ, बस मन को अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगता है, तो आपसे जुड़ने का एक माध्यम है, जुड़ने का एक तरीका है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करें, लेकिन आंसर जरूर देते रहें बस। और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, किसी परीक्षा में बैठोगे यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो याद करोगे। जल्दी जल्दी सभी आंसर दे दें। असंगत युग्म पहचानिए, असंगत युग्म पहचानिए। यूजीसी नेट की क्लास भी जल्दी ही शुरू की जाने वाली है, तो अगर ये यूजीसी नेट की क्लास ही कोई लेना चाहता है
पेड क्लासेज चलेंगी। पूरा साहित्य, हिंदी साहित्य आपको इसी तरह के लॉजिक के साथ करवाया जाएगा। जहाँ डिटेल में जाने की आवश्यकता होगी वहाँ डिटेल से करवाएंगे। जहाँ ये कहें कि हमारी एक समस्या आ जाती है कि मैम हमें सभी रचनाएं ना क्रमशः याद नहीं होती, तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक जो हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं, जिनको हम कभी नहीं भूलते हैं, इस प्रकार के लॉजिक से करवाया जाता है। जिस रचना की या लेखक की डिटेल करवानी होती है तो वो हम डिटेल भी उसको डिटेल या उसका विस्तारित रूप भी अच्छे से करवाते हैं। तो ये सभी और जितनी रचनाएं लगाई गई है सभी रचनाओं को भी पढ़ाया जाता है। तो यदि आप यूजीसी नेट के लिए बैच लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर आपको दिखाई दे ही रहे होंगे, नहीं दे रहे चलिए कोई नहीं, एक बार वैसे तो नीचे भी मिल जाएंगे आपको, फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ। ये मेरे नंबर हैं 94 670 75 600, ये नंबर हैं। इस नंबर पर आप यूजीसी नेट लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर अन्य परीक्षा से संबंधित आपको जुड़ना है किसी से, एचपीएससी से संबंधित, एचपीएससी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उससे संबंधित जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको इस नंबर पर इस एचपीएससी स्क्रीनिंग लिखकर भेज देना है। उनके लिए भी क्लासेज चली हुई हैं। अब क्वेश्चन हमारा था असंगत युग्म पहचानिए, जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा असंगत है। देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, यगण दिया गया है। यगण में हम जानते क्या होता है, ये माता। यगण में क्या होता है, ये माता, यानी यगण में लघु गुरु का प्रावधान होता है। तो सुदामा में भी क्या है, लघु है, गुरु है, ठीक है। उसके बाद है तगण। आप जानते हो तगण में क्या होता है, ताराज। तगण में क्या होता है, तारा और जय, ताराज, यानी कि तगण में क्या होता है, गुरु और लघु। तो यहाँ हैरान में भी क्या है, गुरु और लघु, सही है। फिर है जगण। देखो जगण में क्या होता है, जभान होता है, जय भान, यानी कि क्या होता है, जभान के अंदर जगण में क्या होता है, जय भान। सभी जानते हैं एक सूत्र होता है ना, ये माता राजभान सल का, तो ये क्या होता है, जभान यानी लघु, गुरु लघु होता है। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, लघु, कानन में लघु नहीं, कानन में गुरु, लघु दिया गया है, तो यही गलत हो जाएगा। हमारा आंसर भी यही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। तो ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था।